चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज का सेशन, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 3 क्लासों में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं और ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए कि जैसे कि सबसे पहले शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, हम क्यों शिक्षा मनोविज्ञान बुक पढ़ते हैं, बाल विकास से कैसे संदर्भित है ये चीजें, ये सभी चीजें हमने पढ़ी हुई है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि शिक्षा का विकास कैसे हुआ। वास्तव में जब भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो उसके पहले कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी कमेटियां बनी, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। जिसमें इंपॉर्टेंट आपको मैंने पढ़ाया था राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, ठीक है। ऐसे ही हमने कुछ और कमिटीज पढ़ी है, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020। यहां तक हमारी क्लास हो चुकी थी, तीनों क्लासेस डल चुकी है। आज की क्लासेस में हम लोग एनसीएफ एफएस 2022-23 पर चर्चा करेंगे। कहीं कहीं आपको 22 दिखाई देगा, कहीं कहीं 23, तो 23 ही समझो इसको, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा ये देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारी सीटेट है, जिसका एग्जाम आपको देने वाले हो, ठीक है, उसमें अब तक शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक भर्ती में एनसीएफ एफएस से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि अब तक आप पुराना वाला पढ़ते हैं एनसीएफ 2005, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं रहता है भाई कि नया वाला आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये एनसीएफ एफएस है क्या चीज और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस, और इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम। ये पिछली बार सहायक शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जो 12,489 पदों के लिए भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उसमें मस्तिष्क विकास से संबंधित शोधों के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत हिस्सा 6 वर्ष की उम्र तक विकसित हो जाता है। ये सभी तमाम तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे। सभी जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सभी टॉपिक्स आपको एनसीएफ एफएस से संदर्भित दिखेंगे। तो कल की जो आपकी एग्जाम्स होंगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीटेट के लिए, ठीक है। तो इससे पहले जितनी भी हमारी क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ आप सबको पता है कि 9 फरवरी से हमारी जो नई बैच है वो भी स्टार्ट हो रही है। हालांकि इसके डेमो क्लासेस लगातार चल रहे हैं। सीडीपी के मैंने ऑलरेडी 3 ले लिए, ये चौथा डेमो क्लासेस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जितनी भी तमाम तरह के क्वेश्चंस किस कैसे बनाएंगे सर, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन सेशन। और क्वेश्चन सेशन पढ़ने से पहले मैं आप सबको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है एनसीएफ एफएस 2022-23। जी हाँ, आपने सही सुना, एनसीएफ एफएस 2022-23, ठीक है। चलिए, हाँ, जिनका जिनका भी पेपर है भाई, ऑल द बेस्ट, आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले बेटा जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में है क्या चीज, इसके बारे में बता देता हूं। एनसीएफ जो होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है सर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ एफएस, एफएस मतलब फाउंडेशन स्टेज 2022-23, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा एनसीएफ एफएस 2022-23। और ये क्या है सर, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नई शिक्षा नीति 2020, ये आपको याद आ रहा होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ाया था। और नई शिक्षा नीति 2020 जो बताया गया था वो क्या बताया गया था कि जो हमारी शिक्षा नीति है वो कैसी है, कौशल आधारित है। कि हम ऐसा शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कौशल विकास हो सके। लेकिन ये कौशल विकास कैसे होगा, ये स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? भाई तुम्हारा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, वो तुम्हारा पढ़ाने का तरीका क्या है? वास्तविकता में देखा जाए तो तुम्हारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पुस्तकी ज्ञान है। तुम तो स्किल डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करते हो, तो कैसे होगा? इसके लिए तुमको एक नई पाठ्यचर्या बनानी होगी, नई सिलेबस बनानी होगी, नई कैरिकुलम बनानी होगी। और 2005 वाला कैरिकुलम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। तो नई शिक्षा नीति के बाद जो नया जो सिलेबस डिजाइन है, जो नया कैरिकुलम है वो रेडी हुआ। कौन सा, किस नाम से बेटा? एनसीएफ 2022-23 के नाम से। तो इस नाम को याद रखना है कि नया वाला हमको क्या पढ़ना है बेटा, तो नया वाला हमको पढ़ना है एनसीएफ एफएस 2022, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कि वास्तव में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा डिजाइन होगा, वो किसमें बताएगा बेटा? एनसीएफ 2022 में बताएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है। एफएस का फुल फॉर्म बताइए। तो एफएस का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल स्टेज। क्या बेटा?
फाउंडेशनल स्टेज। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वास्तव में ये एनसीएफ वास्तव में बताता क्या है, तो थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड आपको बताता हूं, उसके बाद चीजों को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं बेटा, इसका जो बेस है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको चर्चा किया हुआ है, इसका जो बेस है वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्योंकि मैंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं बात किया गया है कि भाई हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम रोजगार मूलक कर सकते हैं। तो इसका जो आधार है, अगर पूछेगा कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ का आधार क्या है, तो आधार क्या है बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये किसके लिए है, तो भारत में पहली बार 3 से 8 वर्ष, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो जिसकी उम्र कितनी बेटा, 3 से 8 वर्ष, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात कही गई। हालांकि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके बारे में बात करता है, 3 से 18 वर्ष के बालकों के और बालिकाओं के बारे में, जबकि एनसीएफ किसके बारे में बात करेगा बेटा, 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे उसके बारे में बात करते हैं। और इनकी एकीकृत पाठ्यचर्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये उनकी जो सिलेबस है वो एकीकृत होना चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है। साथ ही साथ हमारी जो विजन है वो क्या है, 21वीं सदी के कौशल और भारतीय परंपरा का संगम करना। चलिए इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में एनसीएफ एफएस है क्या चीज। चलिए तो हेडिंग डालेंगे बेटा, एनसीएफ एफएस 2022-23, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म आपसे अगर पूछेगा बेटा तो फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 2022। इसका फुल फॉर्म यह है ना, फुल फॉर्म भी पूछा गया एग्जाम में कि भाई पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो भाई पूरा नाम भी बता दिया मैंने, ठीक है सर। पर्यावरण संरक्षण में प्रयोगशाला परिचारक में 17 पोस्ट है, हाँ उसके बारे में अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीएफ एफएस 2022, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है बेटा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 2022। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका मैंने बेस आपको बता के रखा है कि वास्तविकता में इसका बेस क्या है, ठीक है। वास्तव में सर ये किसके बारे में बात करता है, तो ये जो बात करता है ना बेटा, ये जो बात करता है वो इंपॉर्टेंट बात करता है एकीकृत, किसके बारे में, एकीकृत ढांचा और आयु वर्ग कितने, 3 से 8 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तव में जो एनसीएफ लाया गया है, जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क लाया है, उसमें जो एकीकृत सिलेबस ढांचा के बारे में बात किया है वो किस आयु वर्ग के लिए बात किया गया है। तो किस आयु वर्ग के लिए बात किया गया बेटा, 3 से जितने भी 8 वर्ष के बच्चे हैं ना, तो 3 से 8 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उस सबके लिए क्या लाया गया है, एनसीएफ एफएस 2022 लाया गया है। इसमें यह माना गया है कि जो 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, 6 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं, उन 6 वर्ष के उम्र के बच्चे के 85% जो मस्तिष्क है, ठीक है, 85% जो मस्तिष्क है वो विकास कंप्लीट हो जाता है। मतलब जैसे कि मान के चलिए तुम्हारा जो दिमाग का डेवलपमेंट है ना, वो दिमाग का डेवलपमेंट आपको कहां तक देखने को मिल जाता है, उस दिमाग का डेवलपमेंट 85% भाग का जो विकास है वो आपके 6 वर्ष के उम्र में हो जाता है। तो ये बात पिछली बार सहायक शिक्षक भर्ती में पूछी गई थी कि बताइए 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट है, मस्तिष्क का विकास है, वो कितना प्रतिशत हो जाता है। तो कितना प्रतिशत होता है बेटा, 85% भाग का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको जाननी है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। बिल्कुल मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, चलिए वास्तव में इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है और वो इंपॉर्टेंट बात है बेटा पंचकोश विकास। किसके बारे में बात किया गया है, पंचकोश विकास। अब यहां पे समझाने वाला चीज ना यही है जो पूरी निचोड़ है ना एनसीएफ का, वो समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, यही है पंचकोश विकास। कि वास्तव में सर ये पंचकोश विकास है क्या चीज, इस पंचकोश विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, इसी को थोड़ा हमको डिस्कस करना है बेटा। पंचकोश विकास, सर ये पंचकोश विकास है क्या चीज,
एक्चुअली हमारे जो भारत देश है ना, ये विद्वानों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। तो ये मानते हैं कि जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, आध्यात्मिक क्षमता है, वो 5 अलग अलग कोषों से, 5 अलग अलग परतों से डेवलपमेंट करता है। और इसी डेवलपमेंट का अध्ययन हमको करना बेटा, और इसी डेवलपमेंट का अध्ययन क्या कहलाता है? पंचकोश विकास करना है। वास्तव में इसका मेन मतलब शिक्षा से अगर मैं बोलूं तो क्या है, जितने भी हमारे क्लासरूम में बच्चे रहेंगे, उसके इन 5 चीजों का विकास करना ही सर्वांगीण विकास है। और एक टीचर होने के नाते हमारा मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि इन 5 चीजों का विकास हम बच्चों में कर सकें। सर वो कौन कौन सी चीजें हैं सर जिसका विकास हमको करना है? ठीक है, तो कौन से बच्चे हैं बेटा? तो हमारे जो चीजें पंचकोश के अंतर्गत एक शामिल है, सबसे पहला अन्नमय कोश। क्या है? अन्नमय कोश। याद रखना भैया, ये पूछा जाता है कितने कोश है। तो पहला कोश कौन सा बेटा? अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश। दूसरा बेटा आपका प्राणमय कोश। कौन सा कोश? प्राणमय कोश। ये कोश आपको डायरेक्ट पूछेगा, सीक्वेंस जमाइए। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तीसरा बेटा मनोमय कोश। ये लो भैया, मनोमय कोश। ठीक है, कौन सा कोश? मनोमय कोश। जो चौथा आपका कोश है बेटा, वो है आपका विज्ञानमय कोश। कौन सा कोश है? विज्ञानमय कोश। ये भी पूछा गया है कि भैया विज्ञानमय कोश। और पांचवा बेटा आध्यात्मिक। ठीक है, पांचवा कौन सा है? आध्यात्मिक। तो अध्यात्म कोश को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको आध्यात्मिक कोश को हम लोग कभी कभी आनंदमय कोश बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि अध्यात्म की प्राप्ति। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग कोश हैं। ठीक है, 5 अलग अलग क्या बेटा? कोश है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में अपन लोग को डिस्कस करना है कि वास्तविकता में इसकी संदर्भिता क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि जो इतने भी छोटे है ना बच्चे हैं, 8 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर हमको इन 5 कोशों का, इन 5 परतों का विकास करना है। पहला है बेटा अन्नमय कोश, रिवीजन करा रहा हूं। दूसरा कौन सा है? प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय। चौथा है विज्ञानमय कोश। और लास्ट में क्या बेटा? आनंदमय कोश। ठीक है, ये लाइन बाय चलेगा। सर वास्तव में सर ये जो अन्नमय कोश है, ये है क्या चीज? ठीक है, अन्नमय कोश हम किसको बोलेंगे सर? इसका मतलब ये है बेटा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इसकी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, कल की क्लास में मैंने समझाया, यूट्यूब में डाला हुआ है, सीडीपी बाय राकेश सर करके देखेंगे, शिक्षक भर्ती 2026। तो आपको पूरी मेरी वीडियो मिल जाएगी, तीनों वीडियो जो बेसिक है ना, बेसिक है कि वास्तव में हम शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आशा है, ये सब आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में फ्री डाला हुआ है। ठीक है, तो अन्नमय कोश कहने का मतलब यह बेटा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके शरीर का पहले विकास करना है। मतलब बात करता है शारीरिक विकास के बारे में। किसके बारे में? शारीरिक विकास। हम बच्चों के शरीर के परत के पहले विकास करें, उनके शरीर के अंगों का पहले विकास करें, ये हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग मिड डे मील का आयोजन करते हैं, बच्चों को खेल कूद का आयोजन करते हैं, ताकि बच्चे हिष्ट पुष्ट हो सके, उनकी शारीरिक जो गठन है वो मजबूत हो सके। और यही तो हम लोग वृद्धि विकास में पढ़ते हैं। विकास क्या है? विकास कहने का मतलब ये बेटा कि PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब है शरीर का विकास। तो जब तक कोई बच्चा शरीर से मजबूत नहीं होगा, शरीर से स्ट्रांग नहीं होगा, बच्चे कैसे मन में उसके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट घुसेंगे, कैसे बच्चा तार्किक विचार करेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके शरीर का विकास होना, और जब तक शरीर विकास नहीं होगा तब तक बाकी अंगों का विकास नहीं होगा। तो हमारा मेन प्रायोरिटी बेटा पंचकोश विकास में अन्नमय कोश करना। तो आपसे पूछा जाएगा अन्नमय कोश का संदर्भ किससे है, या किसी भी बच्चे का बाहरी कोश कौन सा है? तो कौन सा बेटा? अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश के अंतर्गत शरीर का विकास किया जाता है। किसका विकास किया जाता है? शरीर का विकास किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा बेटा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब है प्राण, और प्राण का मतलब होता है बेटा ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। तो बच्चों में हम लोग को पर्याप्त एनर्जी भर देना है, जीवन शक्ति जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीवन शक्ति। तो पर्याप्त हमको बच्चों में जीवन शक्ति भर देना है, एनर्जी भर देना है, ताकि वही एनर्जी, वही मोटिवेशन उनको अपर लेवल पे लेके जा सके, है ना, जिसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के माध्यम से सीखते हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं हमको वो एनर्जी और वो मनोवृत्ति और जीवन शक्ति प्रदान करना है, ताकि बच्चे चीजों को आसानी से सीख सके। जब तक बच्चा एनर्जेटिक नहीं होगा, जब तक बच्चा ताकतवर नहीं होगा, जब तक बच्चा मजबूत नहीं होगा, तब तक वो कैसे ज्ञान की प्राप्ति करेगा? वो बच्चा कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक पहुंचेगा? ठीक है, आपने उसके शरीर का विकास तो कर लिया, फिजिकल डेवलपमेंट कर लिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए आपको बच्चों की पर्याप्त एनर्जी मिलनी
नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा मनोमय कोष। मनोमय कोष क्या है? मनोमय कोष कहने का मतलब है कि बच्चे के जो मन है, जो आंतरिक शक्ति है, उसको मजबूत करना, कि वास्तव में बच्चों की मन कैसी होगी, ठीक है, बच्चों का जो मानसिक लेवल है, मेंटल जो है ना, वो कैसा स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पे मनोमय कोष कहने का मतलब यह है कि बच्चों का मानसिक, ठीक है, मजबूती, ठीक है, बच्चे जो होंगे ये मानसिक क्या होंगे? मजबूती प्रदान होंगे, मानसिक रूप से क्या होंगे बेटा? मजबूत होंगे, ठीक है। तो बच्चे मानसिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, उसके मन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं मनोमय कोष में। तो मानसिक विकास के बारे में बात किया बेटा मनोमय कोष में। किसके बारे में? मानसिक विकास, ठीक है। साथ ही साथ विज्ञानमय कोष, क्या है बेटा? विज्ञानमय कोष। और विज्ञानमय कोष में मैंने बता दिया बुद्धि का विकास, कि बच्चे की इंटेलिजेंस क्षमता, बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास कीजिए। किसका विकास कीजिए? बौद्धिक क्षमता का विकास कीजिए, ठीक है, बौद्धिक क्षमता का विकास। ये लो भैया, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे समझ गया है ना? एक साइड पूरा दे दिया गया इसको, एक साइड देगा इसको, मैच द कॉलम। और अभी तो कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि अन्नमय कोष का संबंध शरीर के विकास से है, प्राणमय कोष का संबंध ऊर्जा के विकास से है, मनोमय कोष का संदर्भ मानसिक विकास से है, और विज्ञानमय कोष का संबंध किससे बेटा? बुद्धि के क्षमता या बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है। आनंदमय कोष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आनंदमय कोष। अब आनंदमय कोष में ये होता है कि बच्चे को हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें, बच्चे को वो एनर्जेटिक फील महसूस कराएं ताकि बच्चा जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? आध्यात्मिक विकास, ठीक है। किसके बारे में बेटा? आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट चीजों को समझना है कि छोटे बच्चों में जो सिलेबस डिजाइन होगा, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है, तो 3 से 8 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे बेटा, उसके अंतर्गत हमको 5 अलग अलग प्रकार के कोषों का डेवलपमेंट करना है, जिसमें से पहला है बेटा अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है आपका विज्ञानमय कोष, और पांचवा है आनंदमय कोष, ठीक है। तो अन्नमय कोष में शरीर का विकास, प्राणमय में ऊर्जा का विकास, यहाँ पे मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास प्रदान करना है। ये हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तुम भी टीचर बनोगे तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि भैया बच्चों को हम लोग कैसे सिखाएं, ठीक है। और ये शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं कि वास्तव में जो शिक्षण पद्धति होनी चाहिए वो शिक्षण पद्धति कैसे होनी चाहिए, कैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ाएं। तो एनसीएफ ने बोला है बेटा कि छोटे बच्चों को जो शिक्षण कराएंगे, जो टीचिंग कराएंगे, वो जो टीचिंग होंगे उसके 5 चरण होंगे। शिक्षण के कितने चरण होंगे? 5 चरण। शिक्षण के या टीचिंग के 5 स्टेप, 5 चरण, ठीक है। वो तो 5 चरण, इसको नाम दिया गया बेटा पंचादी करके। क्या नाम दिया गया है? पंचादी। ये नाम याद रखना है, पूछेगा कि भैया पंचादी के बारे में कौन बात करता है, ठीक है। तो पंचादी के बारे में कौन बात करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, पंचादी के बारे में आपसे जो बात करता है बेटा वो क्या है? पंचादी के बारे में कौन बात करता है? एनसीएफ। कौन बात करता है? एनसीएफ। बहुत सारे बच्चे एनसीएफ नहीं पढ़े होंगे इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एनसीएफ आपने 2005 पढ़ा है, 2022-23 तो पढ़े नहीं है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं, शिक्षक भर्ती होगा, अभी सहायक शिक्षक भर्ती होगा, ठीक है, व्याख्याता का एग्जाम होगा, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो पंचादी के बारे में कौन बात करता है? पंचादी के बारे में एनसीएफ बात करता है, एनसीएफ 2022-23। सर ये पंचादी क्या है? पंचादी ये बेटा कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, सीखने की प्रक्रिया की कौन से 5 चरण होंगे, कैसे बच्चे सीख सकते हैं, किन चरणों से हम बच्चों को चीजों को सिखा सकते हैं। तो 5 अलग अलग चरण है बेटा। जो हमारा पहला चरण है वो है अदिति। कौन है? अदिति। ये नाम याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं ना वो सभी, ठीक है, कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए। तो उन्होंने 5 प्रक्रिया दिया है। सीखने की प्रक्रिया में पहला जो चरण है, किसमें? सीखने की प्रक्रिया में पहला चरण है अदिति। सर ये अदिति क्या है? अदिति कहने का मतलब है किसी चीज के बारे में परिचय देना। जैसे कि मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनसीएफ। अब जब मैं आपको एनसीएफ पढ़ा रहा हूं, तुम लोग मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, तो मेरा पहला काम क्या होगा? परिचय बताना कि वास्तव में एनसीएफ क्या है, एनसीएफ क्यों लाया गया। और मैंने यही बताया कि एनसीएफ एक प्रकार के पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। ये नई शिक्षा नीति के जो कैरिकुलम है उसके डिजाइन की बात करती है। तो अदिति का कहने का मतलब ये है, अदिति जो होता है बेटा ये परिचय के बारे में बात करता है कि किसी भी टॉपिक के तुम परिचय के बारे में पहली बात करोगे।
जैसे कि मैं ब्लड पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं प्रकाश पढ़ा रहा हूं, ध्वनि पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं ध्वनि पढ़ा रहा हूं तो ध्वनि के बारे में परिचय दूंगा कि वास्तव में ध्वनि क्या चीज है, ठीक है, हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ये होता है बेटा परिचय। ठीक है, जैसे तुम किसी भी चीज को अवगत होते हो तो बताते हो ना कि वास्तव में वो चीज है क्या चीज, उसको बोलते हैं परिचय देना। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसी को नाम दे दिया है ना अदिति। क्या नाम दिया है? अदिति। याद रखना बेटा, अदिति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अदिति। चलिए, दूसरा अपन को क्या बोला गया है? सीखने के 5 चरण में जो दूसरे चरण की बात कही बेटा, वो दूसरा चरण हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बोध। कि जो बोध होता है, बोध कहने का मतलब ये है कि बच्चा ना अवधारणात्मक समझ बना सके, उसको हमने क्या बोला? बोध, अवधारणात्मक समझ। बोध कहने का मतलब है कि कोई चीज के बारे में उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तुमने परिचय तो दे दिया, लेकिन उसकी अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस, अवधारणात्मक समझ मतलब उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर पढ़ा रहे हो ध्वनि या तुम पढ़ा रहे हो एनसीएफ, तो भाई एनसीएफ के बारे में पहले अवधारणा या समझ विकसित करोगे कि नहीं करोगे छोटे बच्चों में? तो वही चीजों को बता रहा है बेटा। एनसीएफ जो होता है ना, उसमें जो सेकंड है, सेकंड जो सीखने के चरण है, तो सेकंड सीखने के चरण कौन सा बेटा? वो आपको बोला गया है बोध। और बोध में वास्तव में करना क्या होता है? बच्चों की समझ विकसित करनी होती है। क्या विकसित करनी होती है? बच्चों की समझ विकसित करनी होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। उसके बाद बात करता है बेटा अभ्यास। किसके बारे में बात करता है? अभ्यास। तो यहां पे तीसरा पॉइंट है अभ्यास। ठीक है, ये आने वाले समय पे जो शिक्षक भर्ती होगा ना, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें ना बहुत लोग स्किप करके जाते हैं, और जब पेपर में देखते नया क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ठीक है, ये सब कमेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सिलेबस में है। पूछ देगा अदिति क्या है, ये क्या पूछ दिया? अदिति मेरी भांची है, ये अदिति मेरी चाची है, ऐसा करके नहीं आ रहा है। अदिति क्या है? एनसीएफ के अनुसार अदिति है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर चीज का परिचय देना। एनसीएफ के अनुसार क्या है बेटा? अदिति है। उसकी समझ विकसित करना क्या है? बोध है। सर, ये अभ्यास और प्रयोग क्या है? वास्तव में कोई बच्चा कितना समझा है, इसका तब उपयोग होगा जब बच्चा उसका एप्लीकेशन करेगा। जैसे कि मान के चलिए आपने बच्चे को लाभ और हानि टॉपिक पढ़ा दिया, लाभ और हानि के बेसिक परिचय आपने दिया, वो परिचय क्या कहलाएगा? अदिति कहलाएगा। आपने लाभ हानि के, है ना, कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करा दिया कि बेटा अगर तुमको बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा होगा, हानि होगा तो ऐसा होगा। तो बच्चे की समझ तो विकसित हो गई, लेकिन पता चला बच्चों को तुमने 10 रुपए दिए है और जा बेटा दुकान से 8 रुपए का चॉकलेट लेकर आना, और वो बच्चा पैसा लाना भूल गया, तो कहीं ना कहीं हानि हो गया ना 2 रुपए का। तो उसका भी क्या मतलब? बच्चे को अनुप्रयोग करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? अनुप्रयोग करना आना चाहिए। और अनुप्रयोग तब आएगा बेटा जब बच्चा तरीके से चीजों को सीखेगा, उसके अंदर सही से समझ विकसित होगा। तो हम अभ्यास और प्रयोग के माध्यम से एप्लीकेशंस करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद क्या? ठीक है, बच्चा अनुप्रयोग करना सीख गया। ठीक है, बच्चा क्या करना सीख गया? अनुप्रयोग करना सीख गया। तो धीरे धीरे बेटा हम लोग इलेबोरेशन की ओर बढ़ते हैं, विस्तार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद किसकी ओर बढ़ते हैं? विस्तार की ओर। और विस्तार में होता क्या है सर? विस्तार में होता है चीजों के प्रसार। क्या होता है? प्रसार। तो या मैं इसको प्रसार बोलूं या विस्तार बोलूं, बात एक ही है, प्रसार। ठीक है, चलिए, वर्ड चेंज करके दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो एक ही मतलब है यहाँ पे। अगर प्रसार को बोले विस्तार या विस्तार को बोले प्रसार, तो मतलब एक ही है। ठीक है, आखिरी में क्या होता है? प्रसार। चीजों के बारे में फैलाव होनी चाहिए, उस नॉलेज के बारे में। जैसे कि मान के चलिए मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, और वो कॉन्सेप्ट कौन है बोल रहा हूं मैं बेटा? एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं, प्रदूषण। ठीक है, कौन सा टॉपिक ले लिया? प्रदूषण। अब प्रदूषण के बारे में अपने बच्चों को बता रहा हूं कि परिचय दे रहा हूं कि बेटा प्रदूषण क्या है। ठीक है, हवा, पानी, ठीक है, मिट्टी, इसमें अचानक से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, करके मैं परिचय दे रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? अदिति कहलाएगा। अब बच्चों की समझ विकसित हो गई है। हाँ सर, हम जो आप बता रहे हो बिल्कुल हम समझ चुके हैं कि ये जल प्रदूषण है, ये वायु प्रदूषण है, और ये मृदा प्रदूषण है। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग बोलेंगे बोध। बोध मतलब जानकारी, संज्ञान, समझ। उसके बाद बेटा बच्चा उस चीज को प्रयोग में ला रहा है, खुद वहां पे जाके जल प्रदूषण कर रहा है। पानी को, नल को चालू कर दिया, नल चल रहा है, उसको बंद नहीं कर रहा है। वायु प्रदूषण में एकदम से, है ना, अवांछनीय जो गैसें हैं उसकी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मृदा प्रदूषण में उसकी भूमिका कुछ ज्यादा ही है। केमिकल को वहीं पे मृदा में फेंक दे रहा है, प्लास्टिक में, मिट्टी में फेंक दे रहा है। तो यहाँ पे उसके अनुप्रयोग कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। तो हम बच्चों को ऐसा सिखाएं ताकि उसका सदुपयोग हो सके। धीरे धीरे बच्चा ना
चीजों को सीखेगा तो प्रदूषण के बारे में बहुत सारा चीजें लिंकेज करेगी कि नहीं यहाँ चीजें करेंगे तो इस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। अगर मैं चिप्स का पैकेट भी खा रहा हूं तो उसको मेरे को सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डालना है, क्योंकि अगर मैं उसको इधर उधर फेंक दिया तो कल के डेट में वही मेरे को वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण तक फैलाएगा। तो इतनी चीजों के बारे में बच्चों को आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया भाई। सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया के 5 चरण किसमें दिया गया है? एनसीएफ में दिया गया है। अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग या प्रसार या विस्तार। तो इतनी बारे में, और इसी को क्या नाम दे दिया बेटा? पंचादी। तो ये पंचादी अलग है और पंचकोश अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। पंचकोश विकास किसी बालक के पूरे सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जबकि पंचादी क्या बात करता है? पंचादी बात करता है कि सीखने की प्रक्रिया के वे कौन कौन से चरण हो सकते हैं जिसके अनुसार हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो आपको बताने वाला हूं बेटा, जो आपको मैंने कई बार बताया है कि वास्तव में ये एनसीएफ किसके लिए लाया गया करके, तो मैंने ऑलरेडी अपने डिस्कस में आपको बताया कि जो एनसीएफ लाया गया है वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया। स्पेशली 3 वर्ष में जब बच्चा बालवाड़ी शिक्षा ग्रहण करता है, आंगनबाड़ी शिक्षा ग्रहण करता है, और आप सबको पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, जहां पे वो 3 वर्ष से 3 साल तक बच्चा क्या करेगा? आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा, और दूसरा चरण में कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ने की ओर जाएगा। ठीक है, और यहां तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, चलिए तो ये उसी के बारे में बात किया बेटा। अन्नमय कोश शरीर के विकास, प्राणमय कोश ऊर्जा का विकास, ठीक है, आनंदमय कोश आध्यात्मिक विकास, यहाँ पे विज्ञान का, ठीक है, मनोमय कोश मानसिक विकास, और यहाँ पे आनंदमय कोश आध्यात्मिक विकास। ये सब अलग अलग चीजें आपके तहत दी गई है। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें थी। चलिए अगला स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बेटा विद्या प्रवेश। ठीक है, ये भी एनसीएफ में डिस्कस किया गया है कि वास्तव में विद्या प्रवेश है क्या चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद्या प्रवेश। चलिए विद्या प्रवेश के बारे में आपको बता देता हूं कि वास्तव में विद्या प्रवेश क्या है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चंस पूछेगा कि वास्तव में विद्या प्रवेश का संदर्भ किससे है। तो विद्या प्रवेश का संदर्भ किससे है? एनसीएफ 2022 से, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 से। सर ये क्या है, किसके बारे में बात करता है, उसको बता दीजिए। देखिए ये बात करता है बेटा, जो कक्षा पहली में बच्चा प्रवेश लेता है ना, पहली कक्षा मतलब समझ रहे हो ना, क्लास 1, तो पहली कक्षा में बच्चा प्रवेश लेने के लिए जाता है, उन बच्चों के लिए 3 महीने की अवधि के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि शुरू में क्या होता है ना, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो 3 महीने तक उसको पोसा ही नहीं पड़ता है, मजा नहीं आ रहा है, या रोना धोना, या नहीं जाऊंगा स्कूल करके नौटंकी, या फिर उसका किसी के साथ अनबन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें शुरू के स्टार्टिंग में 2-3 महीने बच्चों को फेस करना पड़ता है। शायद तक तुम लोग को भी ये फेस करना पड़ा होगा। थोड़ा याद कीजिए स्टार्टिंग के जब आपको स्कूल ले जाया जाते थे मम्मी लोग पापा लोग, तो आपको कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते थे। तो इसमें क्या किया गया बेटा, शुरू के जो 3 महीने होते हैं ना स्टार्टिंग के, जब बच्चा एडमिशन लेता है किस क्लास में, कक्षा पहली में, तो जब बच्चा कक्षा पहली में प्रवेश लेता है तो उस समय बच्चों को जो स्टार्टिंग में जो कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ता है उसको एक मनोरंजन दृश्य से परिपूर्ण कर दे, इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया बेटा विद्या प्रवेश। जब बच्चा, छोटा बच्चा जब जाएगा यहां से, है ना, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अब ये कौन सी क्लास की बात हो रही है, पहली कक्षा में जा रही है। अब ये बच्चा पहली क्लास का पढ़ रहा है। अब भाई जब ये स्कूल में जाएगा तो स्टार्टिंग में इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई। हो सकता है कई बार रोना धोना पड़ गया, बच्चे को मन नहीं लग रहा है, मैडम डांट दी, सर डांट दिए, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है, स्कूल छोड़ के दरकिनार हो जाता है। और यहीं पे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल से विमुक्त हो जाते हैं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसीलिए हमने 3 महीने का प्लान बनाया, हमने मतलब एनसीएफ ने 3 महीने का प्लान बनाया है, जिसको बोलते हैं बेटा स्कूल तैयारी मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? स्कूल तैयारी मॉड्यूल, जहां पे बच्चे को क्या किया जाता है,
3 महीने तक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है कि बच्चे पहली क्लास को तो जिंदगी भर याद ही रखेगा, भूलेगा ही नहीं। मैं पढ़ूंगा तो इसी स्कूल में पढ़ूंगा, दूसरा स्कूल में कभी जिंदगी में नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आपसे पूछेगा विद्या प्रवेश का संदर्भ किससे है, तो बताना बेटा क्लास पहली के बच्चों से संदर्भित है, जिसका मेन पर्पस है कि जो क्लास पहली के बच्चे हैं उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना, ऐसा माहौल देना कि दोबारा कभी जिंदगी में बच्चा स्कूल छोड़ने के बारे में सोचे ही ना। ये कितने महीने के प्रोग्राम है, तो ये मात्र और मात्र 3 महीने का प्रोग्राम है, याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर बेटा, क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो एक बार कमेंट करके आंसर दो, कमेंट करके आंसर दो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। यस यस सर, एकदम क्लियर है। चलिए अगला एक कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है निपुण भारत। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको भी मेरे को डिस्कस कराना जरूरी है ना। ये है क्या चीज, निपुण भारत एक कार्यक्रम है और ये भी एनसीएफ में डिस्कस किया हुआ है, एनसीएफ एफएस 2022-23 में, तो इसको डिस्कस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए निपुण भारत क्या है सर? निपुण भारत, निपुण भारत आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये बोलता है कि जो बच्चा क्लास 3rd तक पढ़ाई कर लिया है, कहां तक पढ़ाई कर लिया है? क्लास 3rd तक पढ़ाई कर लिया है। ये क्लास 3rd तक कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर लिया है तो उसको कम से कम FLN आना चाहिए। सर ये FLN है क्या चीज? FLN ये है बेटा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान या साक्षरता, एक ही बात है, ज्ञान बोलो या साक्षरता बोलो। ये तो भैया पूछा जाएगा FLN का फुल फॉर्म क्या है, तो बताना FLN का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी संख्यात्मक साक्षरता या बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, या तो ज्ञान बोलो या साक्षरता बोलो, बात एक ही है। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। किस क्लास तक तुमको संख्या ज्ञान होना चाहिए, इसका मतलब क्या है सर? सरल भाषा में समझा दीजिए। सरल भाषा में समझा दूं बेटा तुमको, तो ये है क्या चीज? बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको गिनती आनी चाहिए, कम से कम संख्यात्मक चीजों की पहचान होनी चाहिए कि सर ये 1000 है, नहीं सर ये 999 है, नहीं सर ये 899 है, नहीं सर ये 89 है, नहीं सर ये 79 है। कम से कम इतना ज्ञान तो क्लास 3री तक के बच्चों को होना चाहिए। अब इसका मतलब समझ आ रहा हो? अभी भी तुम्हारे गांव के बच्चे ऐसे होंगे जिसको 89 और 79 में फर्क नहीं होगा, 59 और 69 पसंद नहीं होगा, तो ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है, गलती बच्चों की नहीं है, गलती टीचर की है कि टीचर का काम है कि बच्चों को बुनियादी संख्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। वो वहां पे बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती है तुम्हारी। तो तुम लोग जब टीचर बनोगे तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए बेटा कि क्लास 3rd तक, क्लास 3री तक जितने भी बच्चे होंगे इस निपुण भारत, ठीक है, निपुण भारत के तहत हम जितने भी क्लास 3rd तक के बच्चे हैं उसको कौन सा ज्ञान दे? FLN ज्ञान दे, लिटरेसी न्यूमेरेसी का क्या करें बेटा? ज्ञान दे। ये टारगेट कब तक के लिए रखा गया है? ये टारगेट रखा गया है 2026-27 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब इसी साल की बात हो रही है, इस सेशन और अगले सेशन की बात हो रही है कि 2026-27 तक मेरे जितने बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे हैं भारत के, उन भारत के सभी बच्चों को निपुण भारत के तहत FLN का साक्षरता प्रदान करना है, लिटरेसी ज्ञान प्रदान करना है। इतनी चीजें तो कम से कम आनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। चलिए लास्ट स्टेप की ओर बढ़ चुके हैं बेटा कि वास्तव में जो हम लोग पढ़े हैं उसका मेन सार क्या है। मेन सार की बात कर दूं बेटा कि वास्तव में इसका मेन सार क्या है, तो आपको बता दूं कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संरचना बनी है
5+3+3+4 इस फाउंडेशनल के 5 वर्षों की ज्ञान को बढ़ावा देना। वास्तव में एनसीएफ किसके बारे में बात करता है? एनसीएफ 3 से 8 वर्ष के बच्चों के बारे में बात करता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके बारे में बात करेगा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 से 18 वर्ष के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहां पे गलती से 8 लिख दिया, ऐसा मत समझना, ये 8 ही है, 18 नहीं है। एक लिखा नहीं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? इसका दर्शन क्या है बेटा? पंचकोश। अब पंचकोश क्या है मैं तो समझा दिया हूं, पंचकोश समझा दिया हूं कि वास्तव में पंचकोश क्या है। निपुण भारत क्या है वो भी समझा दिया हूं कि क्लास तीसरी तक के बच्चों को हमको न्यूमेरेसी ज्ञान देना है और इसकी मातृभाषा क्या होगी? खेल आधारित होगी, साक्षरता आधारित होगी। चलिए यहां से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है सर, उन क्वेश्चनों को करते हुए चलते हैं। ये सभी चीजें हमारी पर्यावरण की ई बुक में ऑलरेडी दी हुई है। चलिए यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है? चलिए अब धड़ाधड़ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करिए क्योंकि पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया है। यस सर, आप सही बोल रहे हैं। ये मेन बात करता है सर 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, जबकि 3 से 18 वर्ष के बारे में कौन बात करता है बेटा? एनईपी 2020। तो दोनों में अंतर समझ आ गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 किसके बारे में बात करता है? कि बच्चों को रोजगार कैसे दें, कौशल विकास कैसे करें। जबकि एनसीएफ किसके बारे में बात करता है? हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। बस इतनी अंतर है, बाकी अंतर नहीं है भैया। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों का आंसर भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, मस्तिष्क विकास से संबंधित शोधों के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत हिस्सा 6 साल की उम्र तक विकसित हो चुका होता है? बहुत ही हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया है कि 6 साल की उम्र तक बेटा आपके जो 85% दिमाग है वो ओपन हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? पंचकोश विकास की अवधारणा, किसकी विकास की अवधारणा? पंचकोश विकास की अवधारणा के अनुसार मनोमय कोश, ये ले भैया, मनोमय कोश जिसको बोलते हैं बेटा, का संबंध किस विकास के क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यस सर, अभी तो आपने बताया कि जो मनोमय कोश होता है सर, ये मनोमय कोश किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर सर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने बताया सर कि जो मनोमय कोश होता है वो मानसिक या मन के डेवलपमेंट की बात होती है, जबकि शारीरिक विकास को सर आपने बताया है अन्नमय कोश। क्या बताया है? अन्नमय कोश। प्राणिक विकास को बेटा ऊर्जामय कोश या है ना, और आध्यात्मिक विकास को आपने क्या बताया सर? आनंदमय कोश। ठीक है, तो इतने के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चीजें सरल है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी बच्चों द्वारा क्लास तीसरी या ग्रेड 3 तक बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करना है? अभी मैंने जस्ट बताया कि टारगेट रखा है बेटा 2026-27 तक। हमारी मेन लक्ष्य होनी चाहिए कि 2026-27 तक जितने बच्चे हैं क्लास तीसरी तक उनको कम से कम बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चों के लिए शिक्षण की प्राथमिक भाषा क्या होनी चाहिए? अभी मैंने लास्ट में बताया बेटा कि इसकी प्राइमरी जो होती है वो होती है घर की भाषा होती है, मातृभाषा होती है। कम से कम जितने भी बच्चे होंगे उसको हमारा मेन पर्पस है फाउंडेशनल स्टेज पर, इसलिए इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला है ना, NCFFS फाउंडेशनल स्टेज, घर की भाषा होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, सहायक शिक्षक भर्ती की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। डेमो क्लासेस जो कि आप देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। चौथा नंबर का है। कौन कौन सी वीडियो सर? एक मैंने बताया कि शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संदर्भ है। दूसरा मैंने वीडियो बनाया था बेटा कि कैसे बाल विकास होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या था। तीसरा मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 20 मिनट में कंप्लीट किया है। तो ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है। ठीक है, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, पंचकोश विकास के अंतर्गत इनमें से कौन सी परत शारीरिक परत कहलाती है? क्या इसके बारे में डिस्कस किया हूं सर? यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया और बताया है। शारीरिक परत के बारे में बात करता है बेटा कौन? अन्नमय कोश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए। एनसीएफ एफएस के अनुसार बच्चे किस उम्र में आकर अधिक क्रमबद्ध रूप से सीखने के अनुकूल होने लगते हैं? चलिए, ये कमेंट करके आंसर दीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।